आजकल सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि इसरो अब नासा को काफी पीछे छोड़ देगा वगैरह वगैरह। देखिए, एम्बिशियस होना काफी अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नासा का एवरेज बजट अगर आज के टाइम में हम इंडियन करेंसी में देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, हर भारतीय को वो दिन याद है जब 2019 में चंद्रयान 2 फेल हो गया था। तो इसरो के जो चीफ थे के सिवन, वो किस तरीके से टूट गए थे और रोने लगे थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उनको गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया था। लेकिन जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, वो वहीं नहीं रुकी। उसने 4 साल के अंदर अंदर चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च कर दिया। और ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से 2019 के बाद कोविड ने इस देश में हालात खराब कर दिए थे। कोरोना के टाइम पे पूरी जनता ने किस तरीके से मुश्किलों का सामना किया था। अब ये मुश्किलें तो इंडियन साइंटिस्ट के लिए भी थी। उन्होंने चांद पर जाने की अपनी जिद को पूरा करने के लिए कल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। और इस बार इसरो बिल्कुल श्योर है कि ये मिशन एकदम सक्सेसफुल होगा। अब इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्यों साइंटिस्ट चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और क्या इससे पहले कभी किसी देश ने कोशिश नहीं की चांद के साउथ पोल पर जाने की, और क्या अब ये मान लिया जाए कि इसरो आने वाले टाइम में नासा को भी टक्कर दे सकता है। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, ये इंडिया का चांद पर तीसरा मिशन है। इससे पहले इंडिया ने चांद पर चंद्रयान फर्स्ट भेजा था 2008 में, फिर चंद्रयान 2 मिशन भेजा 2019 में, और अब ये तीसरा मिशन है। और ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जा रहा है। ये चांद के साउथ में 70 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड होगा। चाइना ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था चैंग-ई 4, लेकिन वो 45 डिग्री लैटिट्यूड पर ही लैंड हुआ था। इससे पहले इंडिया ने जो अपना चंद्रयान 2 मिशन भेजा था 2019 में, वो भी मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था। लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई कि जो सैटेलाइट थी वो तो मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो गई, लेकिन जो विक्रम लैंडर था, जो वहां पर चांद के सरफेस पर लैंड करने वाला था, जिसके बाद सैंपल कलेक्ट किए जाते, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। वो एकदम से गिर गया और नष्ट हो गया, जिसके बाद इसरो का कनेक्शन जो है वो विक्रम लैंडर से टूट गया और चंद्रयान 2 फिर फेल हो गया। लेकिन अब इसरो के अकॉर्डिंग जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर हैं, वो लगभग 1 महीने बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर जाएंगे। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर क्या होता है, वो चांद की सतह पर जाके लैंड करता है, और रोवर जो होता है वो लैंडर में से निकल के जाता है रोल करता हुआ, और चांद के सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आता है। अब आप पूछेंगे कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, कनेक्शन कैसे बनेगा वहां तक। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, चंद्रयान 2 में जो सैटेलाइट थी वो सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में प्लेस हो गई थी, इसलिए हमें सैटेलाइट नहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उसी के साथ कम्युनिकेशन बना लेंगे। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका की नासा इसरो से भी बड़ी संस्था है, उसने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया आज तक साउथ पोल को। देखिए, चांद का जो इक्वेटर वाला एरिया है वो काफी आसानी से एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर ना तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पर समतल जगह है, और दूसरा सूरज की रोशनी डायरेक्ट वहां पर पड़ती है, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट वहां पर भेजे जाते हैं उनको फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। तीसरा, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली मेंटेन रहता है, ना तो बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन जो है वहां पर हजारों किलोमीटर लंबे लंबे गड्ढे हैं। दूसरा, वहां पर टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और इन पोलर रीजन में जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है, यहां पर सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती है। तो सूरज की रोशनी ही अगर नहीं पड़ेगी तो जिन इंस्ट्रूमेंट में हमने सोलर पैनल लगा के भेजे हैं वो एनर्जी कहां से लेंगे, जिसकी वजह से जो उपकरण है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। इस वजह से पोलर रीजन को एक्सप्लोर करना काफी डिफिकल्ट है और हर देश ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन साइंटिस्टों के क्या चुल मची हुई है, उनको क्यों लगता है कि साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहिए। जो ये पोलर रीजन होते हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट तो पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है और ठंडा एनवायरनमेंट होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर बर्फ में कोई चीज दब जाती है तो वो सालों साल तक वैसी की वैसी रहती है। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि वहां पर हमें ऐसा कुछ मिले जिससे हम ये पता लगा सके कि किसी समय में चांद पर जीवन संभव था।
दूसरा, जो चांद के ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स ने जो फोटो भेजी है पोलर रीजन की, उनको देखकर साइंटिस्टों को ये लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर इंडिया इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया दुनिया का पहला देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से जब इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के जरिए चांद पर पानी की खोज की थी। अब बात आती है नासा से कंपैरिजन की। आजकल सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि इसरो अब नासा को काफी पीछे छोड़ देगा वगैरह वगैरह। देखिए, एम्बिशियस होना काफी अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नासा का फॉर्मेशन 1958 में हो गया था, जबकि इसरो का फॉर्मेशन 1969 में हुआ था। और जब इसरो बनी थी 1969 में, तब तक तो नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट उतार दिए थे चांद की जमीन पर, और वो मिशन था अपोलो 11, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने चांद की जमीन पर पैर रखा था। दूसरा, जो सरकारें थी उन्होंने 2014 से पहले स्पेस टेक्नोलॉजी पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में जो स्पेस के लिए बजट एलोकेट किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए था। वहीं अगर हम आज के टाइम देखें तो स्पेस का बजट 12,500 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी हम बजट के मामले में नासा से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। नासा का एवरेज बजट अगर आज के टाइम में हम इंडियन करेंसी में देखें तो 1,92,000 करोड़ रुपए है, जो कि इसरो के बजट से 16 गुना ज्यादा है। तो कहां से कंपैरिजन होगा? पैसा बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो नासा में 18,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वहीं इसरो में 16,500 के आसपास एम्प्लॉयज हैं। तो एम्प्लॉयज में भी 1,000 से 1,500 का फर्क है। और वहीं अगर हम बात करें सैलरी की तो वहां पर काम करने वाले एवरेज एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो साल की 50 से 60 लाख रुपए है। और वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए है साल की। तो आज के टाइम में इसरो और नासा के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया वो पहला देश था जिसने अपने चंद्रयान मिशन के तहत चांद पर पानी की खोज की थी, और पूरी दुनिया में मंगल ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला देश इंडिया ही है, और वो भी सबसे कम बजट में। ये पूरा बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपए का था। हॉलीवुड की एक मूवी का बजट इससे ज्यादा होता है। और इसरो आज के टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स। क्या होता है कि जैसे कोई भी रॉकेट भेजा जाता है स्पेस में, तो उसके बाद जिन पार्ट्स का यूज नहीं होता वो डिसमेंटल कर दिए जाते हैं। तो वो या तो स्पेस में पड़े रहते हैं कचरा बन के, या फिर समुद्र में गिरा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होगी सेल्फ ईटिंग रॉकेट्स वाली, ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगी, ये खुद को ही खत्म कर देंगे। इस टेक्नोलॉजी पर भी इसरो काम कर रहा है। और 2018 के बाद इसरो 424 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। एक बार तो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की गई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, इटली, इजराइल, जापान, सिंगापुर, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, ऐसे बड़े बड़े देश अब इसरो के पास आ रहे हैं कि ये लो जी हमारी सैटेलाइट, इसको लॉन्च कर दो। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे पास रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। 2008 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था और पता चला था कि नासा में काम करने वाले साइंटिस्टों में 40% साइंटिस्ट तो इंडियन हैं। लेकिन आज के टाइम में इंडियन साइंटिस्ट इसरो में काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो देखा जाए तो अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में हम इसी ग्रोथ से आगे काम करते रहेंगे तो हो सकता है ऐसा टाइम आए जब इसरो नासा को टक्कर दे पाए। तो ये थी आज की वीडियो, और हमें आशा है कि चंद्रयान 3 सफल हो और इंडिया पूरी दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।